Good morning, everyone. Welcome to Naukar Public School online classes. Standard 12th, subject हिंदी. घर 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 ही होता है. वह कैसा भी हो और किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसमें रहने वालों का उससे भावात्मक लगाव होता है. भावात्मक लगाव बोले तो उसका मतलब ये है कि वो लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं. जिस घर में लोग भावनाओं से जुड़े नहीं होते हैं तो वो घर घर नहीं कहलाता. भावना का मतलब है एक इंसान हमारे घर में बहुत खुश है तो उसको देखकर बाकी के जो लोग हैं वो भी खुश हो जाते हैं. एक इंसान दुखी है तो उसके दुख में भी वो सहभागी बनते हैं. तो ये भावना है, एक दूसरे के प्रति प्यार है. ऐसी भावनाओं से घर बनता है. बाकी सब तो मकान ही होते हैं. और वो घर यदि उसने अपने हाथों से बनाया हो तो उसकी तो बात ही क्या करे. उसमें रहने वालों का मोह उससे कभी जाता नहीं है. जिसने अपने हाथों से उसको बनाया हो, कड़ी मेहनत की हो उसको बनाने में, उन लोगों के लिए वो घर का लगाव कुछ अलग ही होता है. उसको वो छोड़ नहीं पाते. तो हमारा जो ये लेसन है घर, उसमें भी लेखक जो है वो शहर में स्थायी हो जाने के बाद अपने गांव का जो पुराना उनका घर है जो बहुत सालों से बंद पड़ा है तो वो जर्जरित हो गया है. जर्जरित का मतलब है बहुत पुराना हो गया है और इतना पुराना है कि वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए उसे जर्जरित कहा है. तो वो जर्जरित घर जो है वो बेचने का निर्णय करते हैं. पर अंत में अपनी जो बूढ़ी माँ है उनके आग्रह के कारण वो अपना जो निर्णय है वो बदल देते हैं. तो आइए देखते हैं इस निबंध में. इसका जो प्रकार है वो निबंध है कि स्टोरी में आगे क्या है. सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय. लेखक है भोलाभाई पटेल. उनका परिचय देख लेते हैं. डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार है. उनका जन्म महसाणा यानी कि जो गुजरात में है वो महसाणा, उसके निकट सोजा गांव में हुआ था. बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी. गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे. डॉक्टर भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन आदि है. उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है. प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं. वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था. घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं. लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है. यानी कि वो भी, उनकी माँ जो है वो अपने बेटों के साथ शहर में ही रहती है. पर जब वो लोग सोच लेते हैं कि हमें ये घर बेच देना है तो सभी भाइयों ने सोचा कि इस घर को हम बेचने ही वाले हैं तो क्यों न वहाँ पर जाकर हम एक साथ सब जाकर रहे जहाँ पर उनका बचपन बीता था. तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनकी जो पुरानी यादें होती है वो ताज़ा हो जाती हैं. यानी कि जो जगह वो देखते हैं, जो घर उनका वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम जब छोटे थे तब यहाँ पर खेलते थे, यहाँ पर बैठते थे. ये सब बातें उनको याद आ जाती है. और उनकी माँ जिन्होंने यह घर बनाया था वो तो बहुत
खुश हो जाती है और खुशी के मारे भी उसके आंसू निकल आते हैं। उनको पुराना जो है वो सब कुछ याद आ जाता है कि उन्होंने कैसे ये घर बनाया था। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल चार दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। लेसन है घर। फर्स्ट पैराग्राफ। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। स्थायी यानी कि कायमी, टिकाऊ, जो परमानेंट वहाँ पर रहने चले गए हैं वैसे। और पुश्तैनी यानी कि जो अपनी पीढ़ियों से जो चला आया होता है उसे पुश्तैनी कहते हैं। तो वो घर सब लोग शहर चले गए हैं, इसलिए उनका जो पुश्तैनी घर था उनके पूर्वजों ने उनको दिया था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उनके पापा ने, उनके दादा ने ऐसे उनको दिया था, तो वो घर बंद पड़ा रहता था। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। यानी कि जब वो छोटे थे और उनके आसपास जो लोग रहते थे वो वहाँ पर नहीं रहते, उन लोगों ने वो घर बेच दिया था किसी को, इसलिए आजू बाजू वाले जो लोग थे वो उनको जानते नहीं थे, अपरिचित थे, इसलिए उनको थोड़ा बेढंगा यानी कि उनको सूट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे जान पहचान वाला कोई गांव में रहा ही नहीं था आसपास में, तो इसलिए वहां पर उनको अच्छा नहीं लगता था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है, यानी कि पड़ोसी जो लोग ने घर बेच दिया था, जो पुराने थे वो तो जानते थे पर वो तो चले गए, और अभी जो नए आए हैं वो उनसे कभी नाता ही नहीं, यानी कि कोई संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि लेखक जो है वो खुद घर अपने गांव में कभी आते नहीं थे, इसलिए आजू बाजू वाले जो लोग थे वो भी उनको जानते नहीं थे। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे। आगंतुक यानी कि अजनबी, स्ट्रेंजर। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, यानी कि अब उनको जान पहचान वाले आसपास में नहीं रहे, कोई परिवार का भी कोई इंसान नहीं रहा, इसलिए उस घर को रखने का कोई ऐसा कोई बात या फिर कोई आकर्षण उनको था नहीं, कोई लगाव नहीं था। सेकंड पैराग्राफ। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था, यानी कि वो बंद रहता था इसलिए वो ज़्यादा खराब होता जा रहा था। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो अच्छी चलती है, पर कोई चीज़ जो कोने में पड़ी रहती है तो वो बिगड़ जाती है। वैसे घर का भी है कि हम जो वहाँ पर कोई भी घर होता है वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेखक का घर था, लेखक जो वहाँ पर रहते तो वो घर इतना जर्जरित नहीं होता जितना आज है, क्योंकि उसकी हम मरम्मत करवाते रहते। पर अब तो ये लोग शहर में चले गए हैं, इसलिए ये घर बहुत जर्जरित हो गया है। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। चौमासा यानी कि बरसात का मौसम, मॉनसून यानी कि मॉनसून में तो ऊपर से पानी गिरने से उनकी जो मेन दीवार थी, मुख्य दीवार की मेन जो दीवार थी उसमें दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते। दालान यानी कि जो बैठक, जो मेन रूम कहते हैं हम, वो वहां पर कूड़ा यानी कि कचरा, ये कचरा सब जो वहां पर ढेर लग जाता था, इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। उनकी माँ को उन्होंने एक बार पूछा था, माँ खुश तो नहीं थी, पर बच्चों के कारण वो घर बेच देने के विचार को वो पक्का कर देती है, हाँ बोल देती है। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार
व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। यानी कि उनके जो फ्रेंड थे, लेखक के फ्रेंड थे, उनको बोल दिया कि कोई अच्छा इंसान आए तो हमें बताना, हमें ये घर बेचना है और अच्छे इंसान को देना है। सिफारिश करके यानी कि किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे को कहना। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था। भरोसेमंद यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके। इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। यानी कि इंसान अच्छा था, भरोसे वाला, तो अब घर बेच दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। टीस यानी कि जो हमें पीड़ा देता है, जो दुख देता है, वैसी एक कसक यानी कि एक पीड़ा हुई। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। यानी कि पहले तो सोच लिया कि यार इतना सारा दीवार जो है, मेन दीवार में दरार पड़ गई है, कूड़े का ढेर लग जाता है, तो इससे अच्छा है कि हम उसको बेच दे। जर्जरित हो गया है, गिर पड़े, इससे अच्छा है कि किसी को हम बेच दे तो वो मरम्मत करवा के भी नया करवा सकता है। और अच्छा इंसान मिला भी, भरोसेमंद इंसान मिला। पर उसको हाँ तो बोला, पर मन में एक दुख जैसा हुआ। उनको ऐसा हो लगा कि पुराना घर बेचना क्यों है, क्योंकि ये पुश्तैनी घर था, हमारे पापा ने खुद अपने हाथों से बनाया था, तो इसको हम क्यों बेचे। उनको व्यग्र बनाता था, यानी कि परेशान कर रहा था ये क्वेश्चन। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। अब उनको याद आता है कि मैं उनके पिताजी ने कितनी मेहनत की थी ये घर बनाने के लिए। इसलिए वो सोचता है कि बहुत लोगों के घर में मिट्टी के कमरे होते थे, वहां पर मेरे पिताजी ने ईंट का पक्का मकान बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था, यानी कि खुद लोग मेहनत करते थे और ये घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंट लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि उनके पिताजी घर बनाने के लिए चिकनी मिट्टी कहाँ से लाते थे, तो आंसर आएगा आंबा तालाब। तो इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन करके रखो, एक क्वेश्चन आंसर में या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। मेरी माँ ने सहतीर तक घारे के तसले चढ़ाए थे। सहतीर यानी कि धरन, यानी कि पाटन के नीचे जो दी जाने वाली जो बड़ी कड़ी धरन होती है, जो मिट्टी होती है जिसके ऊपर पूरा घर बनता है, वैसी वो खुद उठाकर लाई थी। और तसले यानी कि बड़े कटोरों की शक्ल का लोहे का बड़ा बर्तन होता है, यानी कि अपने खुद उन्होंने वो तसले जो थी वो ऊपर चढ़ाए थे, यानी कि मिट्टी के घारे अपने सर पर लेकर उन्होंने चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे, तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। यानी कि जब उनके बेटों का घर बन रहा था तो इंजीनियर बना रहे थे, बराबर, तब तो उनके उनके माता पिता ने इतनी मेहनत की थी, उतना उतना बेटा तो करने वाला नहीं था। तो वो अपना जो घर था वो सुपरवाइजर को सौंप दिया था, वो सब कुछ करता था, यानी कि इंजीनियर को दे दिया था, उसको वेतन यानी कि उनको पगार भी वो देता था। तब उनको वो काम करते देखकर उनके माता पिता जो है वो भी बहुत भावुक हो जाते थे, बहुत उनको याद आ जाता था, दुख होता था कि कैसे उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सब ईंट फिर मिट्टी ये सब लाकर कैसे अपना घर बनाया था। ये सोचते सोचते वो लोग भावुक हो जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था।
यानी कि इसी घर में हम सबने जन्म लिया था। भाई बांधव यानी कि भाई, उनके जितने भाई थे उन सबों का। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था उसी रूम में हमने शादी भी की, हम भी रहे और हमारे बच्चे भी उसी घर में आए, उनका जन्म भी वहाँ पर हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। यानी कि कोई भी हमारे घर में प्रसंग आता था, वो सब प्रसंग हमने हमारे घर में ही मनाए थे। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। अब ये सब बातें उनको याद आ रही है कि कैसे हम गांव में अपने आंगन में खेलते थे, अपने घर के आंगन में खेलते थे और कैसे हम कंधे पर थैला लटकाकर स्कूल में जाते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर परगांव पढ़ने गए, यानी कि उसी आंगन को, यानी कि अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर हम पढ़ने के लिए दूसरे गांव भी गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर कर शहर में जाकर बसे, यानी कि उसी आंगन, जब पढ़ाई के लिए बाहर निकले तो अब रहने के लिए, नौकरी के लिए भी हम बाहर निकल गए। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे, यानी कि अपने भाई बहन की शादी भी उस आंगन में हुई, वहाँ पर झगड़े भी हुए तो प्यार भी वहाँ पर ही हुआ, सबका मिलन, स्नेह मिलन, यानी कि प्यार से सब मिले भी थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। अलाव यानी कि तापने के लिए जलाई हुई आग, यानी कि ये सब बोला चाली, प्यार, नफरत, झगड़ा, ये सब इसी आंगन में हुआ था। और कथाएं भी यहाँ पर, मधुर कथाएं भी हम यहाँ पर बैठकर सुनी थी। और जाड़ों में, यानी कि जब विंटर होता था, तब भी यहाँ पर हम अलाव के पास, यानी कि तापने के लिए जो जलाई हुई आग होती है, वहाँ पर आग के पास बैठकर हम मधुर कथाएं भी सुनते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे, यानी कि ये सब भी हमारे परिवार का हिस्सा ही था। इन सबको भी यहाँ पर हमने बांधा था। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। दालान का मतलब दालान यानी कि उनका जो घर था उसके आगे का जो भाग होता है वो, यानी कि बैठक, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो उसी दालान में उनके दादा दादी की मृत्यु भी हुई थी और वहीं पर उनके पिताजी की भी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर बताया कि गोबर से लिपकर उनको ऊपर सुलाया गया था। तो एक ऐसी एक प्रथा है हिंदू धर्म में कि जब भी इंसान मर जाता है तो उसको रखने से पहले या फिर उनको वहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर गोबर लगाया जाता है और उसके ऊपर उनको सुलाया जाता है, क्योंकि गोबर जो है वो पवित्र माना जाता है। पूजा में उसका यूज होता है, गाय का गोबर, क्योंकि गाय भी पवित्र होती है। तो यहाँ पे बैठक में उनको सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है, यानी कि आजू बाजू में भी घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, यानी कि हमारे क्लोज फ्रेंड का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ वे रेत गड़ी लेकर रोज सामायिक करती। रेत गड़ी यानी कि पहले ऐसे डिजिटल वॉच यानी कि कोई वॉच नहीं थी, तो वहाँ पहले अपने पिक्चरों में देखा होगा, बॉर्डर पिक्चर में भी वो दिखाया गया है कि जैसे जैसे रेत फिसलता है नीचे आज गिरता है, वैसे वैसे सुबह हो जाती है या फिर रात हो जाती है। तो वैसे
वो लोग वैसी घड़ी रखते थे टाइम देखने के लिए। यानी कि वो अपने आजू बाजू में कौन रहता था उनकी बातें करते हैं कि उनके बाजू वाले भी घर में कौन रहता था। उनके बाजू में के घर में काशी बुआ रहती थी, पर उनकी अभी बहुत साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो क्या करती थी, कैसे वो ऐसे सामयिक वो पढ़ती थी। उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा, यानी कि प्रौढ़ यानी कि युवान ही था और वो मर जाता है। और तोंद वाला यानी कि जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर हो वैसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है, यानी कि पहले जो नए पड़ोसी रहने आए उन्होंने झगड़ा करके उन लोगों ने अपनी जगह है वैसा करके जमीन थोड़ी सी ले ली। उसके बाद जो घर था उसको गिरा दिया और नई तरीके से नया घर उन्होंने बनवाया था, इसलिए उनकी दिशा जो है वो चेंज हो गई थी। इस तरह सब बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। वह घर है, 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लेखक ने की है कि जब हम कोई मकान कोई भी जगह खरीदते हैं या फिर घर लेते हैं तो वो घर नहीं होता है, वो मकान होता है। घर तब बनता है जब उसके अंदर अपने रहने वाले हो, एक दूसरे से प्यार करने वाले इंसान हो, तब वो घर कहलाता है। बाकी सब तो मकान ही है। मकान को घर बनाने का काम हमारे दादा दादी हमारे मम्मी पापा ही करते हैं, क्योंकि उसके वो अपने प्यार से सींचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपना घर जो पुराना पुश्तैनी घर होता है वो भले वहाँ पर ना रहे, पर उसको वो कभी बेचते नहीं है। आप लोगों का भी कोई नेटिव प्लेस होगा तो आपको पता होगा कि आपके मम्मी पापा जो है वो कभी जाते नहीं है वहाँ पर वो घर वो रखते हैं, वो कभी बेचते नहीं है। भले साल में एक बार जाओ या फिर 5 साल में 4 साल में कभी भी आप एक बार जाओ, पर वो आपका घर कहलाता है, खुद की भूमि कहलाती है, अपनी मातृभूमि कहलाती है। इसलिए हमें उसको उसके ऊपर हमारा ज्यादा लगाव होता है। तो वैसा ही लगाव अभी लेखक को लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, मकान मिल जाते हैं बहुत सारे पर घर कभी नहीं मिलता। और ये घर खुद अपने माँ बाप ने कड़ी मेहनत करके ये बनाया था, इसलिए जब इसको बेचने की बात होती है तब ये सब बातें लेखक को याद आ जाती है कि जैसा भी है पर मेरा खुद का घर है, मेरा पुश्तैनी घर है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। तो ये सब भावनाएं वाली बातें उसको याद आ जाती है। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहां घर रखने का क्या अर्थ है। अब लेखक का मन जो है वो दूसरी तरफ दौड़ रहा है कि भावना जो है वो एक तरफ और दूसरी कि जहां पर हम कभी जाने ही नहीं वाले उस घर का हम क्या करेंगे, उसके रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी, यानी कि वो ऐसा सोच रहा है। अब दूसरा उसका जो तर्क है वो ऐसा कह रहा है कि उसको बेच देना चाहिए, उसके पैसे से जो भी जितने पैसे आएंगे उसकी फिक्स डिपॉजिट कर देना तो वो आगे हमें काम आएंगे। ऐसा उसका मन जो है वो दोनों तरफ जा रहा है। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, यानी कि उसके दिमाग में युद्ध चल रहा था। पहले बहुत कुछ सोच लिया कि कौन रहता था आजू बाजू में, कैसा घर था, कहाँ पर क्या होता था, कौन से घर से उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उनकी संतान का जन्म हुआ, कैसे ये घर बनाया, अम्बा तालाब से लाकर मिट्टी लाकर ये सब घर बनाए थे, ये सब बातें उसको याद आई। दूसरी ओर उसका जो तर्क है वो ऐसे जा रहा था
कि ये सब भावना तो है ही, पर जहाँ पर हम जाते ही नहीं है उस घर को रखने का मतलब ही क्या है। आजू बाजू वाले लोग भी बदल चुके हैं तो वहाँ पर जाकर भी क्या करेंगे। और अभी उसके ऐसे जर्जरित घर के इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना बेचूं, उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा दूं, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब कि वो पैसे भी कभी ना कभी तो काम आने ही वाले हैं। ऐसा सोचकर वो निर्णय ले लेता है कि ये घर तो हम बेच ही देंगे। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले, यानी कि ऐसे हमने सोच लिया है कि निर्णय कर लिया कि ये घर बेचना है। तो अब एक काम करते हैं, सब भाई जाते हैं वहां पर और एक साथ रहते हैं, अपनी पुरानी जो यादें हैं वो ताजा करते हैं। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला, यानी कि सब भाइयों ने सोच लिया, सब भाई रेडी भी हो गए। अब सब लोग जो है वो गाँव गए हैं। बहुत सालों से ये घर बंद पड़ा था, आज वो खुला है क्योंकि ये सब भाई घर आए हैं। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा, यानी कि सब तरफ से आवाज जो है वो टकरा टकरा कर वापस आने लगी। गूंज रहा था, पूरा घर खाली था इसलिए। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था, यानी कि उनके साथ उनका जो मित्र था जो शहर में रहता था उसको भी वो साथ में लेके गया था कि वो भी ये घर देख ले। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी, यानी कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माता को वो अपने साथ शहर में लेकर चले गए थे। और रोज वो जब भी वो लेखक जो है वो उनकी माँ की ओर देखते तो वो दुखी ही नजर आती। आज जो ये घर खुला है, सर परिवार सब लोग वहां पर गए हैं तो माँ, उसकी माँ के जो चेहरे की जो हंसी थी वो वापस आ रही हो ऐसा उनको लग रहा था। वो भी बहुत खुश लग रही थी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। उलाहना यानी कि कोई शिकायत करती हो वैसे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो घर है वो मुझे कुछ कहने जा रहा है। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार कखरा लिखा, यानी कि जो वोवेल कॉन्सोनेंट जो है वो कखरा, और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहां जाकर बैठा। वहां बीच से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। यहाँ पर भी बात अधूरी रख दी, यानी कि उनका जो घर था, उन्होंने जो साल यहाँ पर बिताए थे वो सब बातें उनको याद आने लगी कि कहाँ पर बैठकर मैंने ये कखरा सीखा था, कहाँ पर बैठकर मैंने ये ग्रंथ पढ़ा था जिससे मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त हो। वहां पर बैठे बैठे उनको ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक दीवार उसको बता रही है, कब इतने सालों बाद आप आए हो और अब हमेशा के लिए अब ये घर आप बेचने जा रहे हो, इसलिए अब कभी आप वापस नहीं आओगे, ऐसी इनकी दीवारें बोल रही है। ऐसा लेखक को भास हो रहा था। मैं व्यग्र हो गया, यानी कि बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। खाट यानी कि जो बैठने का जो पलंग आता है वो। अब वह खाली नाद थी, यानी कि खाली नाद, नाद यानी कि आवाज। पशुओं का जो चारा खिलाने का पात्र आता है, यहाँ पर दो मीनिंग है। नाद का मतलब आवाज भी होता है और नाद का मतलब पशुओं को चारा खिलाने का जो पात्र होता है, जो साधन होता है, उसे भी नाद कहते हैं। खूंट थे, खूंट यानी कि जहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है, परंतु डोर डंगर नहीं थे, यानी कि पशु नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। रंभाना यानी कि गाय और बैलों की जो आवाज होती है उसको रंभाना कहते हैं। तब जब
वो पहले जब छोटे थे और यहाँ पर रहते थे, तब वो जगह पर उनकी गाय भैंस और बैल जो थे उनको बांधे जाते थे। वो जगह देखकर उनको ऐसा लगा कि अभी जो हमारी गाय है वो रंभा रही है। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासे में इसका संगीत सुना है। यानी कि आपने देखा होगा कि पुराने जो घर होते हैं ना, वो पहले ऐसे दीवारें नहीं थी, तो जब भी बारिश आती तो उसमें टप 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 ऐसे करके आवाज भी आती थी। तो उनको ऐसा लग रहा था और वो आवाज ऐसी लगती जैसे संगीत बज रहा हो। तो ऊपर खपरे यानी कि जो दीवारें थी, दीवारें नहीं थी पर ऊपर ऐसे खपरेल थी, उस पर बहुत, जब बारिश आती तब बहुत आवाज होता, तब ऐसा लगता जैसे संगीत बज रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा भी हमने संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यही दादा दादी दादा और पिताजी की अर्थियां बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो, यानी कि वो रोने जैसा हो जाता है। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय वह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। एक समय यानी कि जब वो वहां पर रहते थे तब वो जगह ऐसी थी जहां पर अनाज भरे जाते थे। वह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकती है। रई यानी कि जो मक्खन निकालने के जो ऐसे पात्र में जो रखने के लिए आता था, मथनी, तो वो मथनी वहां पर रखी हुई है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी, यानी कि वो सोचता है कि मेरा जन्म भी यहाँ पर हुआ और मेरे जो बच्चे हैं उनका भी जन्म यहाँ पर हुआ था। और अब करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, यानी कि वो बेचने का निर्णय ले चुके हैं, फिर भी उनका मन जो है वो बार बार अपने पुराने घर की ओर खींचा जा रहा है। बीच के खंड में जहां हम खाना खाते थे वहां से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, जब इस समय इधर उधर है। सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है माँ? और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। यानी कि यहाँ पर बहुत सालों बाद वो लोग वापस आए हैं, तो यहाँ पर उसकी माँ की जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही है। उनको बहुत दुख हो रहा है कि मैंने बहुत मेहनत करके, उसके हस्बैंड ने, उनके यानी कि लेखक के पिताजी ने भी बहुत मेहनत करके ये घर बनाया था, अब ये घर बेचने जा रहे हैं। इसलिए उसकी माँ जब उसके पिताजी मरे थे तब भी उतना नहीं रोई थी जितना वो आज रो रही है। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूं तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहो, परंतु माँ तूने ही तो कहा था, यानी कि यहाँ पर भी बात अधूरी है। उसकी माँ ने उसको बताया कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये घर मत बेचना, और वैसे भी मैं बहुत जीने वाली नहीं हूँ, इसलिए मेरे मरने के बाद आपको जो चाहे करना, पर अभी नहीं। तभी लेखक कहते हैं कि माँ तूने ही तो पहले कहा था,
तो उसकी माँ बता रही है, कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। यानी कि वापस यहाँ पर आने के बाद अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग ये घर बेच डालो। बस इतना बोल देती है कि तुम अभी इसे मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है। यानी कि उसको अभी भी लेखक जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से कि अच्छा है कि मेरी माँ कुछ तो बोली, जो उसके मन में था वो तो बताया उसने। उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग, यानी कि इतना गहरा प्रेम देखकर लेखक जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा है मेरी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवित है, यानी कि उसका इस घर के प्रति अभी भी प्यार जिंदा है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। यानी कि वो भी खुद सोच ही रहा था क्या करे क्या ना करे, इसलिए अपराध तो था। यानी कि उनको दुख, उसके वो जो लेखक है उसको भी बहुत दुख हो रहा था, पर वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। पर अब वो निर्णय कर कर लेता है। परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी, यानी कि एक जो दुख की जो होती है, मन में दुख होता है वो। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालते ही मौन हो जाता था। यानी कि सबने हाँ बोल दी थी कि बेचने को कोई बात नहीं, पर जब ये निर्णय उन्होंने कब लिया था, जब वो लोग शहर में थे। जैसे ही वो अपने घर में वापस आते हैं, ये सब जगह देखते हैं, अपनी पुरानी यादें उनको याद आ जाती है, इसलिए अब जब भी बेचने की बात लेखक करते, सब लोग मौन हो जाते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे। इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। यानी कि छोटा जो भाई है वो किसी इंसान को लेकर आता है जो घर लेने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसका जो भाई है वो समझाता है कि तुम बोलोगे वैसा ही हम घर बनाएंगे और इसी पैसों से बनाएंगे और इसी गांव में ही लेंगे, और तुम कहोगी वैसा ही हम बना देंगे। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो, यानी कि अब तो तब मेरे मर जाने के बाद महल बनाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अभी मैं जिंदा हूं तब तक यह घर तो नहीं बेचना है। छोटा भाई छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। नजाकत यानी कि सुकुमारता, टाइम को समझ गया, सिचुएशन को वो समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा है कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। यानी कि उसका जो भाई है वो जिस इंसान को लेकर आया था, उसको वो बता देता है कि जब भी हम घर बेचेंगे तो तुमको ही देंगे, पर अभी नहीं। ये बात सुनकर सब जो है वो खुश हो जाते हैं, और लेखक के मन से जो उनको जो तर्क वितर्क चल रहा था उनके मन में, वो भी दूर हो जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और वैसे खुश हो जाते हैं जैसे बरसात के हो जाने के बाद आकाश कैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसे उसकी माँ का उसके मन से जो भार था वो हट जाता है और उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न दिखाई देती है।
और उनको ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जो घर के देवता है वो देवता भी अब ये बात से खुश हो गए, हमारे भगवान जो है, हमारे भगवान वो भी खुश हो गए हैं कि उन लोगों ने निर्णय ले लिया कब अभी घर वो बेचेंगे नहीं। ऐसा करके वो सब लोग खुश हो जाते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया। फर्स्ट है नया, पुश्तैनी, शहर का कि बड़ा। आंसर आएगा पुश्तैनी। सेकंड है, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था। खंडर, पशु पक्षी का निवास स्थान, जर्जरित के कोठी। आंसर आएगा जर्जरित। थर्ड है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे। फर्स्ट है आंबा तालाब, सरोवर, नदी, हंस तालाब। आंसर आएगा आंबा तालाब। लेखक की माँ क्यों रोने लगी। घर बेचने के कारण, पिता का अवसान, खेत में नुकसान, अकेली रहने से। आंसर आएगा घर बेचने के कारण। एक्सरसाइज नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था। तो आंसर आप कैसे लिख सकते हो कि घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड है, लेखक ने किसी की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। तो आंसर आएगा लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। यहाँ पर किसी की नहीं किसकी आएगी। थर्ड है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा कि लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव से तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। फोर्थ है, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने को क्यों सोचा। तो उसका आंसर आएगा कि गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने से पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रहने का निश्चय कर लिया। लास्ट है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वालों को क्या कहा। तो उसका आंसर आएगा लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? तो उसका आंसर लिख सकते हो कि लेखक और उसके भाई परिवार के साथ शहर में स्थायी रूप से रहने चले गए थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में जाकर रहने लगे थे और अधिकतर लोग जो है वो अपने अपने घर बेचकर शहर में चले गए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था जो उनको जानता था, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण भी नहीं रहा। इसलिए लेखक जो है वो पुराना घर बेच देने का विचार करते हैं। सेकंड है, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो आंसर आएगा, लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरों के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंट लाते थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद लाते थे। लेखक की माँ ने 37 तक गारे की तसले जो है वो खुद चढ़ाई थी और इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं अपनी मेहनत से अपने हाथों से बनाया था। थर्ड है, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? तो उसका आंसर आएगा कि लेखक की जो बूढ़ी माँ थी उनको कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा लगता था कि अधिक दिन वो निकालेगी नहीं, क्योंकि वो करीब करीब उदास ही रहती थी। उसके पति उनके पिता के अवसान के बाद वो हमेशा ही रोती रहती थी। पर आज घर बेचने की बात से जितना वो तब नहीं रोई थी उतना वो आज रो रही थी और इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी भी अधिक दिन जीने की इच्छा है और अभी उनका हृदय जीवंत है। इसलिए उनको ऐसा लगा कि उनकी माँ का जो हृदय है वो अभी भी जीवंत है, उसको जगत में रुचि है। 4 है, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? तो उसका आंसर आएगा कि घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक के माँ के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया था और इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया हो। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह जो है उसको देखकर वो जर्जरित घर हंस रहा हो और सभी को अपने गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। उनको ऐसा लगा कि उनके घर के जो ईश्वर है, उनके जो इष्ट देव है, वो भी जैसे खुश हो गए हैं। 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट है, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो आंसर आएगा, जब हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं तब हमें ये बोर्ड की एग्जाम में जब हम एक ऐसे लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर आप लिखो तब इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो घर निबंध में से लिया गया है, उसका प्रकार निबंध है और उसके जो लेखक है वो भोलाभाई पटेल है। ऐसा करके आप लिखोगे तो आपकी जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग लिखो तब ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो आंसर आएगा कि गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था।
और उसी घर में लेखक के सभी भाई बहन का जन्म हुआ था और उनका दाम्पत्य जीवन है वो शुरू हुआ था। लेखक के सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था और उसी घर में लेखक के भाई और बहनों का मंडप भी सजा था। और इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। नेक्स्ट है, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? उसका आंसर आएगा कि गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था, क्योंकि वो घर उसने खुद बनाया था, बहुत सारा उसका योगदान था। उन्होंने उस घर की सहतर तक ईंटें चढ़ाई थी, उन्होंने सहतीर तक गारे से तसले चढ़ाए थे। उनके संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में ही हुआ था और उनका अधिकांश जो जीवन है वो उसी घर में बीता था। उसी घर में उन्होंने अच्छे बुरे प्रसंग भी देखे थे और उसे बेचने के कारण उनका जो आत्मीय जन था वो बिछुड़ने लगा हो वैसा उनको लग रहा था और वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी, इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। एक्सरसाइज नंबर 5 है, आस्ते स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है परंतु घर तो एक भावना है। इसका मतलब है कि मकान जो है वो मकान ही होता है और घर जो है वो घर ही है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है, उससे किसी का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। 4 दीवारों का जो घर होता है उससे किसी की भावना जुड़ी नहीं होती है, लेकिन पुश्तैनी घर तो घर होता है, उसमें रहने वालों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। उसके हर एक कोने में अच्छी या बुरी घटनाएं होती है, वे घर में रहने वाले लोगों को बांधे रखती है। उस घर को बेचने का या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को अंदर से कचोटने लगती है। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वह कैसे भी हालत में रहे पर बना रहे। सेकंड है, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। तो लेखक जो थे वो अपने गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ उस घर में कुछ दिन बिताने के लिए जाते हैं। उन्हें घर में अलग स्थानों पर से अलग अलग बातें याद आती हैं। उनके घर की दीवारें उन घटनाओं की साक्षी बनी रहती है कि लेखक को दीवार इतने दिनों बाद घर में लौटने का जैसे उलाहना देती हो वैसे लगती थी, यानी कि शिकायत करती हो वैसे लगती थी। एक दीवार तो उन्हें यह कहती सी लगती थी कि इतने दिनों बाद आए हो और अब हमेशा के लिए विदा हो जाओगे। और यही सब बातें लेखक को व्यग्र बना रही थी, परेशान कर रही थी। एक्सरसाइज नंबर 6 है, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बेचने से बड़ी रकम मिल रही थी। सेकंड है, घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था, घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, या फिर पुराना घर खंडर बन चुका था। तो आंसर आएगा कि घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। नेक्स्ट है, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा, अब हमें घर बेचना नहीं है। दूसरा है,
यह हमारा पुराना घर है। नेक्स्ट है, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, या फिर हम सस्ते में घर नहीं बेच सकते। आंसर आप जानते ही हो। आंसर आएगा यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। लास्ट है, माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर अब जर्जरित हो गया है, या फिर यह घर बेच देना चाहिए, या फिर मुझे अब घर की ज़रूरत नहीं। लास्ट, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। आंसर आएगा कि मैं जिंदा हूँ, यानी कि यह घर में मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। शब्द समूह देख लेते हैं कि अधिक समय तक टिकने वाली, तो वो होता है स्थायी। फिर है जो कई पीढ़ियों से चला आता हो, तो उसका आंसर आएगा पुश्तैनी। जो ढंग का न हो, तो ऐसा वर्ड हमने देखा था लेसन में कि बेढंगा। फिर है वर्षा के 4 महीने, तो आंसर आएगा चौमासा। फिर है किसी का कोई काम करने के लिए दूसरों से कहना, यानी कि सिफारिश। जिस पर भरोसा हो, तो होगा भरोसेमंद। वेतन पर निर्वाह करने वाला, तो आएगा वेतन भोगी। दूसरा गांव, आंसर आएगा परगांव। पेट का आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग, तो आंसर आएगा तौंद। गाय आदि की बोली, तो होगा रंभाना। दरवाजे पर बंधी गई हरे पत्तों और फूलों की माला, तो तोरण। परिवार के साथ, तो आएगा सपरिवार। और जिसमें जीवन हो, तो होगा जीवंत। और जो दिखाई न देता हो, तो होगा अदृष्ट। समानार्थी देख लेते हैं। स्थायी का मैंने बोला था कायमी, बेढंगा यानी कि विचित्र, बिरादरी यानी कि भाईचारा, आगंतुक यानी कि अजनबी, अनुमति तो आज्ञा, निर्णय यानी कि फैसला, नाता यानी कि रिश्ता, जर्जरित तो दूसरा वर्ड होगा जीर्ण। फिर था भरोसेमंद, तो उसको हम विश्वास पात्र भी कह सकते हैं। भावुक यानी कि भावनाशील, साक्षी यानी कि गवाह, दालान यानी कि बरामदा और आंगन आगे का जो भाग होता है वो, रुचि यानी कि दिलचस्पी। फिर है उलाहना यानी कि शिकायत करना, उसका दूसरा वर्ड है उपलम्ब भी होता है, पर आप इजी जो वर्ड लगे वो अच्छे से याद रख सकते हो, तो इसलिए उलाहना का आप शिकायत याद रख सकते हो। खाट यानी कि चारपाई। फिर है कसक यानी कि टीस, दुख। राग यानी कि प्रेम, मोह। फिर है इकरारनामा यानी कि करार पत्र, ये भी लास्ट बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया समानार्थी है। विरुद्धार्थी देखते हैं। स्थायी है, तो विरुद्धार्थी आएगा अस्थाई। आकर्षण है, तो आएगा निकर्षण। जन्म, तो आएगा मरण। कुंवारा, तो विवाहित। मित्र, तो शत्रु। उच्च, तो निम्न। विशेष यानी कि सामान्य। रुचि, तो आएगा अरुचि। सुविधा, तो असुविधा। नजाकत, तो होगा शक्ति। शक्ति नहीं, शक्ति यानी कि ख जो बीच में आता है वो, शक्ति यानी कि कड़क रहना। ढंग, तो बेढंग। पक्का, तो कच्चा। फिर है निकट,
तो यानी कि दूर। स्थापित तो आएगा विस्थापित। उदास तो प्रफुल्लित। आंसू तो मुस्कान। जीवंत तो मृत। अदृष्ट तो दृष्ट। यहाँ पर हम तद्भव तत्सम भी वर्ड देख लेते हैं। गांव का आएगा ग्राम। तद्भव जो हिंदी होता है, तत्सम जो संस्कृत होता है। पुराना तो आएगा प्राचीन। सूना तो आंसर आएगा शून्य। फिर है व्याकुल तो होगा व्यग्र। और आंसू तो आएगा अश्रु। ये भी तत्सम वर्ड जो है वो भी बोर्ड में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि एक लेसन में से दो दो मार्क्स का ऐसे पूछा जाता है। और हर बार मैं हर एक वीडियो में इसलिए शब्द समूह, समानार्थी, विरुद्धार्थी, तत्सम और तद्भव शब्द इसलिए करवा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें कट हो रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और लिख सकते हो तो लिख भी लेना, क्योंकि ग्रामर के मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर हमें मिल जाने चाहिए, जो हम खोते जाते हैं क्योंकि हमें अच्छे से ग्रामर आता नहीं है। इसलिए मेरे हर एक वीडियो में लास्ट में मैंने आपको ये सब जो नए वर्ड है, समानार्थी वो भी बताए हैं, विलोम भी बताया है और शब्द समूह भी बताए हैं। मुहावरे जो आते हैं वो मैं भी बीच बीच में भी आपको बता देती हूँ। आज थोड़े जो मुहावरे हैं वो आपको बता दूं कि नाता बंधना यानी कि संबंध जुड़ना, ये 2 मार्क्स में आता है। आप इतने भी लिखोगे तो भी मार्क्स कट हो जाता है। आपका वाक्य भी होना चाहिए और मुहावरे का अर्थ भी होना चाहिए। फिर है रोजी रोटी कमाना, तो उसका आप लिख सकते हो कि जीविका की व्यवस्था करना। कुछ दिनों का मेहमान होना यानी कि मृत्यु के करीब होना। फिर है जीवन जगत में रुचि होना, तो जीने की इच्छा रखना। और छाती पर से पत्थर हटना यानी कि भार उतर जाना, हल्का हो जाना। वैसे शब्द समूह भी, मुहावरे भी, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये सब आप अच्छे से हर एक वीडियो में लास्ट में मैं बताती ही हूँ। तो आप ये अच्छे से ध्यान रख के सुनना और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू एंड गुड बाय।